Hello everyone, welcome to Target IAS. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured All India Rank 80 in GATE 2016. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं और ये कंट्रोल सिस्टम का कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 6 है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम रिस्पॉन्स पढ़ने वाले हैं। किसका? सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। इससे पहले जो हमने लेक्चर 5 पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? उसमें हमने देखा था SFG यानी सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड उसके न्यूमेरिकल देखे थे कि कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन निकालना है और कैसे उसका लूप्स वगैरह को कैसे काउंट करना है और वो सब देखा था। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? टाइम रिस्पॉन्स पढ़ा था। टाइम रिस्पॉन्स किसका पढ़ा था? ये किसके लिए पढ़ा हमने? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है? 1/s/1। ये क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हमने देखा था। तो इसके इसमें क्या क्या पता चल जाता हमको? इसको क्या निकाला था हमने? इसमें इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाला था, यानी कि जब आर ऑफ टी इक्वल टू क्या था? डेल्टा ऑफ टी था। सेकंड केस में आर ऑफ टी इक्वल टू यू टी था। थर्ड केस में आर ऑफ टी इक्वल टू टी इंटू यू टी था, मतलब रैंप था। एंड फोर्थ क्या पढ़ा था हमने? पैराबोलिक इनपुट। तो चार इनपुट के लिए ट्रांसफर फंक्शन ये है। ट्रांसफर फंक्शन क्या है? सी बाई आर, और आर की वैल्यू चार था। एक इम्पल्स रिस्पॉन्स, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, थर्ड क्या? रैंप रिस्पॉन्स, एंड फोर्थ पैराबोलिक रिस्पॉन्स। ये चारों हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए अगर इनपुट क्या है? साइनसॉइडल है, उस केस में क्या होगा रिस्पॉन्स का? देन हम क्या पढ़ेंगे? सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ेंगे। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से बहुत न्यूमेरिकल आते हैं गेट और आईएएस में, या कोई भी अदर एग्जाम ले लो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं टेक्निकल, उसमें बहुत न्यूमेरिकल आते हैं टाइम रिस्पॉन्स से। कम से कम नहीं तो 2 to 4 मार्क्स तो गेट में आता है, 4 to 6 मार्क्स आईएएस में आएगा आपका, कंफर्म है ये। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्या? पहले साइनसॉइडल इनपुट लेके देख लेते हैं, देन उसके बाद सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पढ़ेंगे। तो क्या देख लेते हैं? साइनसॉइडल रिस्पॉन्स देख लेते हैं। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इस टाइप का हो जाएगा 1/τs+1। टाउ क्या हो गया उसका? टाइम कांस्टेंट। एंड एस, इससे क्या मिल जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से क्या मिल जाएगा? उसका पोल्स का लोकेशन मिल जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, एंड कि इमेजिनरी एक्सेस पे है। अगर कोई LTI सिस्टम है, LTI मीन्स लीनियर टाइम इन्वेरिएंट, ये हम लोग सिग्नल सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको लीनियर टाइम इन्वेरिएंट क्या होता है। और उसमें कोई इनपुट है आर ऑफ टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और वो फेस शिफ्ट कितना है? थीटा है। ये प्रैक्टिकल केस लेके चल रहे हैं। अगर आइडियल होता तो फेस शिफ्ट कितना होता? फेस शिफ्ट इक्वल टू 0 होता अगर आइडियल केस है। प्रैक्टिकल है इसलिए कुछ थीटा लेके चले हैं। तो उस केस में जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? A इंटू एम, ये मैग्नीट्यूड होगा उसका, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जो इनपुट फेस शिफ्ट है, प्लस फाई। क्यों फाई? क्योंकि सिस्टम जो है उसका भी कुछ फेस शिफ्ट होगा, तो वो ऐड होगा कि माइनस होगा वो बाद में पता चल जाएगा कि सिस्टम का रिस्पॉन्स किस टाइप का है, ट्रांसफर फंक्शन किस टाइप का है। तो अभी निकाल लेते हैं कि एक कोई ट्रांसफर फंक्शन ले लिया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम 1/s+1, और इसमें इनपुट क्या है? साइन ओमेगा टी है, साइन टी है। तो इस केस में इसका रिस्पॉन्स किस टाइप का होगा वो देख लेते हैं। तो क्या हो गया? इनपुट क्या है? आर ऑफ टी इक्वल टू साइन टी, एंड ट्रांसफर फंक्शन क्या है? वाई टी। आर ऑफ टी ट्रांसफर फंक्शन 1/s+1। तो वाई ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है हमको कि क्या रिस्पॉन्स आएगा सिस्टम का। तो साइन टी दिया है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओमेगा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस की वैल्यू कितनी है? 1/s+1। और s इक्वल टू क्या होता है? JW होता है। तो W की वैल्यू 1 है तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? J+1। तो y ऑफ s इक्वल टू, और इसमें मल्टीप्लाई क्या? R ऑफ s। अब इसको मैग्नीट्यूड और एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 1² प्लस 1² और 10 इनवर्स 1/1, 10 इनवर्स हो जाएगा ना। क्या होता है? 10 इनवर्स XL/R होता है, यानी कि जो इमेजिनरी नंबर है। तो 10 इनवर्स 1/1, इससे क्या निकल जाएगा? ये एंगल आ जाएगा, और इधर क्या रहेगा? साइन टी। तो कितना? 1/√2, एंगल कितना? 45 डिग्री। 10 इनवर्स 1 कितना होता है? 45 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना? साइन टी। तो ऊपर जाएगा एंगल तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। तो यानी कि क्या आ जाएगा? 1/√2 साइन टी माइनस 45 डिग्री। ये क्या आ गया?
वाई ऑफ टी की वैल्यू आ गई, वाई ऑफ टी इक्वल टू 1/√2 साइन टी माइनस 45 डिग्री। ये आउटपुट का रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट फॉर इनपुट। क्या इनपुट इक्वल टू क्या था, ये था साइन टी, तो उस केस में आउटपुट ये आ गया। अब ट्रांसफर फंक्शन ये था, अगर ट्रांसफर फंक्शन दूसरा आ जाएगा तो रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से। तो आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं, वो आपको करना है कि उस केस में क्या रिस्पॉन्स आएगा। ट्रांसफर फंक्शन ये है एंड इनपुट कुछ और अप्लाई करते हैं, तो न्यूमेरिकल क्या है देख लेते हैं उसको। तो हमारा रिस्पॉन्स भी क्या आ रहा था आउटपुट का, वाई ऑफ टी इक्वल टू 1/√2 साइन टी माइनस 45 डिग्री, यही आ रहा था। अब इस केस के लिए आप लोगों को निकालना है कि सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस इक्वल टू, यानी कि ये क्या है ट्रांसफर फंक्शन एंड आर ऑफ टी इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो उस केस में जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा। सॉल्यूशन इधर है, आप लोग और बिना देखे करने की कोशिश करना कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, उसका सॉल्यूशन और आपको समझा दिया जाएगा। अगर आ रहा है तो उसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल ट्राई करना जो अगला न्यूमेरिकल है। ये सिस्टम बेस्ड ट्रांसफर फंक्शन एस इक्वल टू एस प्लस पी, आउटपुट क्या है इसका वाई ऑफ टी 2t माइनस 5/3 मतलब 5/3 यानी कि 180/3, तो ये 60 डिग्री आ गया। 5/3 इसको किस में रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो उसके केस में ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू 2 है, पी की वैल्यू पूछ रहा है, पी क्या है इसका मैग्नीट्यूड है इनपुट का। तो पी निकालने के लिए क्या करना है आपको, आर ऑफ सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस की वैल्यू कितनी दी है, ट्रांसफर फंक्शन दिया है क्या, ट्रांसफर फंक्शन क्या था एस अपॉन एस प्लस पी, ये दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा एस अपॉन एस प्लस पी, इनपुट भी पता है क्या है ये है, आउटपुट भी पता है क्या है, केवल एक वैल्यू उन्होंने पी, उससे पी निकल जाएगा आपका। अभी क्या देख लेते हैं, टाइम रिस्पॉन्स फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो ये एक क्या है, ये जो है एक स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। अगर ये स्टैंडर्ड है तो प्रैक्टिकल क्या होगा, प्रैक्टिकल जो हम लोग नेटवर्क में पढ़ रहे हैं क्या है, एक रेजिस्टेंस है आर, इंडक्टर है एंड कैपेसिटर है। यहाँ वोल्टेज को जो वी अप्लाई किया हुआ है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ये कौन सा प्रैक्टिकल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम रहेगा, क्योंकि आर एल सी तीनों लगे हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा जो हम नेटवर्क में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस केस में उसके सॉल्यूशन क्या होंगे वो भी हम पढ़ चुके हैं, डैम्पिंग रेशो क्या होगा वो भी हम लोग नेटवर्क में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग सेम वही कंट्रोल सिस्टम में दोबारा से पढ़ेंगे, अभी उसको रिपीट करेंगे। उसमें क्या था आरएलसी नेटवर्क था और उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली थी। कंट्रोल सिस्टम में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है सेकेंड ऑर्डर, ये वाली है। तो हम इस इक्वेशन के लिए सारी वैल्यू निकाल लेंगे कि जीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा एन की वैल्यू क्या होगी, वो सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए कैलकुलेट करेंगे कि जब इनपुट मेरा इम्पल्स है, इनपुट मेरा यूनिट स्टेप है, इनपुट क्या है रैंप है, उस केस में क्या रिस्पॉन्स होगा आउटपुट का एंड एरर क्या आएगा। क्योंकि अभी हम लोग कंट्रोल सिस्टम में क्या मेन हमारा फोकस एरर पे ही रहेगा। अगर एरर कम से कम है तो सिस्टम अच्छा है, अगर एरर ज़्यादा आ रही है तो सिस्टम क्या जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिल पा रहा है हमको। तो वो चेक कर लेंगे, इसके रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के, उसको देख लेते हैं अभी। तो ये क्या हो गया, तो ये क्या है, एक हमारा सिस्टम दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, इसमें यूनिटी फीडबैक दिया है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये समर पॉइंट है। तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, हमको क्या पता है जो गेन है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस मल्टीप्लाई बाय 1। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू सी बाय आर ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। अब ये क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालेंगे हम, सीधराचार से माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इस वाले फॉर्मूले से इसके रूट्स निकालेंगे। क्या है इक्वेशन, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्या इसमें पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू कितनी है 2 जीटा ओमेगा एन एंड a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू ओमेगा एन स्क्वायर। तो अभी निकाल लेते हैं इसके रूट्स क्या होंगे। तो क्या आ जाएगा s इक्वल टू माइनस बी, माइनस मतलब माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर
4, 2 का स्क्वायर 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो ए की वैल्यू 1 और ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसमें से क्या 4 ओमेगा एन कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस 2 ओमेगा एन और रूट ऑफ क्या बचेगा जीटा स्क्वायर -1 बचेगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, 2 से ये 2 गया तो कितना आया एस इक्वल टू माइनस ओमेगा एन कॉमन आ गया, माइनस ओमेगा एन कॉमन आ गया तो माइनस जीटा प्लस माइनस रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1। ये क्या आ गए एस के रूट आ गए, एक सेकेंड, हाँ माइनस ओमेगा एन माइनस ऑफ जीटा प्लस माइनस जीटा स्क्वायर -1 आ गए। ये क्या आ गए एस के रूट आ गए, यानी कि जो सिस्टम ये इक्वेशन था इसके रूट्स क्या क्या आएगा माइनस ओमेगा एन जीटा इंटू रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या एस इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1। यस, इससे ये पता चल गया कि ये क्या है, इस जो इक्वेशन था हमारा सेकेंड ऑर्डर स्टैंडर्ड इक्वेशन उसके रूट्स कहाँ कहाँ आ गए माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर -1। अब इसके जो पोल्स लेफ्ट हैंड साइड लाई करेंगे कि इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे या राइट हैंड साइड होंगे, वो किस पे डिपेंड करेंगे, इस जीटा पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर की जो वैल्यू होगी वो क्या हमारा दिखाएगी कि राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड है या इमेजिनरी एक्सिस पे है। अगर जीटा इक्वल टू 0 हो जाए, जीटा इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, ये वाली टर्म 0, तो एस इक्वल टू क्या बचेगा प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ऑफ -1 बचेगा, यानी एस इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा एन आ जाएगा। प्लस माइनस जे ओमेगा एन आ गया मतलब कहाँ आ गया इमेजिनरी एक्सिस पे आ गया। अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, ग्रेटर देन 1 हो गई तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रियल वैल्यू हो जाएगी, ये रियल है ही तो वो कहाँ आ जाएंगे रूट लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे, मतलब सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। अगर जीटा की वैल्यू लेस देन 1 हो गई तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये कहाँ आ गई नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई मतलब इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी पूरे रूट के अंदर की, इमेजिनरी वैल्यू आ गई और ये क्या हो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये कहाँ पर आ जाएंगे पोल्स यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे लेकिन बिटवीन ये ना तो रियल एक्सिस पे रहेंगे ना ही इमेजिनरी एक्सिस पे रहेंगे, बीच में रहेंगे कहीं भी। तो अभी हमने क्या देख लिया, जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो पोल्स लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे। ये हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो एस प्लेन में बात कर रहे हैं, टी प्लेन या और किसी भी प्लेन में बात नहीं कर रहा है। एस प्लेन मतलब लाप्लास का जो प्लेन है, लाप्लास एस प्लेन है, तो एस प्लेन के बेसिस पे ही स्टेबिलिटी डिफाइन होती है। अगर वो आप और किसी प्लेन में लगाओगे और बोलोगे कि लेफ्ट हैंड साइड पोल्स हैं स्टेबल है, तो वो जरूरी नहीं है। ये केवल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो केवल और केवल एस प्लेन के लिए ही बात कर रहे हैं, इतना जरूर याद रखना। जब जीटा की वैल्यू 0 होगी तो पोल्स इमेजिनरी एक्सिस से लाई करेंगे, यानी कि पोल्स लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो वो क्या हो जाएंगे मार्जिनली स्टेबल हो जाएंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे वो स्टेबल हो जाएंगे। जब जीटा की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी यानी नेगेटिव रहेगी तो पोल्स अनस्टेबल हो जाएंगे और वो राइट हैंड साइड लाई करेंगे। अब जो सिस्टम है उसका क्या यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल लेते हैं। तो यूनिट इम्पल्स सिस्टम क्या है, सिस्टम स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है सेकेंड ऑर्डर, ये है इनपुट क्या हो जाएगा आर ऑफ टी इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी, यानी कि आर ऑफ एस इक्वल टू इसका लाप्लास 1 हो जाएगा, तो इसमें पुट कर देंगे और इधर एस की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, ये आ रहे थे 2 रूट जो इसके आ रहे थे। अब क्या करेंगे केस 1 यूनिट जो रिस्पॉन्स आया एस का ये, अब जीटा के केस बनेंगे। अगर जीटा की वैल्यू 0 हुई तो क्या हो जाएगा, और जीटा की वैल्यू 1 हुई या जीटा की वैल्यू लेस देन 1 हुई या जीटा की वैल्यू नेगेटिव हुई, तो उसके केस देख लेते हैं। अगर जीटा की वैल्यू 0 हुई जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जीटा की वैल्यू 0 हुई तो क्या आ जाएगा आउटपुट सी ऑफ एस इक्वल टू दिस। क्यों आएगा आउटपुट ये, क्योंकि क्या आ रहा था सी ऑफ एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा सी ऑफ एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये आएगा। इससे क्या आ जाएगा रूट्स कहाँ आ गए इसके, एस इक्वल टू प्लस माइनस जे डब्ल्यू आ गया, यानी कि यहाँ पर लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी एक्सिस, मतलब क्या हो गया मार्जिनली स्टेबल हो गया। तो ये क्या हो, ये लाप्लास अगर इसका इन्वर्स निकालेंगे तो साइन ओमेगा टी का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म,
ओमेगा एन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन, और ये क्या बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा पूरा इसका जो आउटपुट आएगा, क्योंकि साइन है तो साइन के फॉर्म में ये बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, जब डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, जीटा इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी कि अनडैम्प्ड हो गया। अनडैम्प्ड हो गया मतलब सिस्टम का रिस्पॉन्स कांस्टेंट हो गया, वो वेरी नहीं कर रहा है। अगर वो डाउन जा रहा है या ऊपर जा रहा है तो वो डैम्पिंग फैक्टर आता है उसमें। अगर डैम्पिंग फैक्टर ही 0 हो गया, जो हम नेटवर्क में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डैम्पिंग फैक्टर के बेसिस पे उसका आउटपुट का करेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होता है, वो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर जीटा की वैल्यू 0 हो गई, जीटा की वैल्यू 0 हो गई मतलब कोई डैम्पिंग ही नहीं है, आउटपुट का जो रिस्पॉन्स है वो सेम रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। इसलिए क्या आ रहा है, इसमें साइन ओमेगा टी है, कोई ऐसी टर्म ही नहीं है जो उसको चेंज करेगी। अगर इसमें e टू की पावर टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसे चेंज होगा, वो आगे पता चलेगा हमको, जब हम आगे पढ़ेंगे जीटा की वैल्यू चेंज होगी उसके बेसिस पे। तो अभी आगे देख लेते हैं, जब जीटा इक्वल टू 0 था, अभी ये आ गया। अब जीटा इक्वल टू, अगर जीटा ग्रेटर देन 0 है, जीटा लेस देन 0 है, तब क्या केस बनेंगे। अब सेकंड केस क्या है, जीटा की वैल्यू 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है। तो हमारे जो रूट्स आ रहे थे उसके क्या आ रहे थे, एस इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, यही आ रहे थे। यानी कि एस इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखो, अगर ये वाली वैल्यू जो जीटा की 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, इस केस में क्या होगा, जो रूट के अंदर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि इमेजिनरी आएंगे, प्लस ये रियल वाली वैल्यू भी आएगी। लेकिन कहाँ लाई करेंगे, इस साइड इधर लाई करेंगे, ना तो इमेजिनरी एक्सेस पे है ना ही रियल एक्सेस पे है, बट इन बिटवीन लाई कर रहा है इधर इस प्लेन में, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये है तो लेफ्ट हैंड साइड, तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, बट क्या होगा, डैम्पिंग होगी कुछ, क्योंकि जीटा की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर डैम्प हो जाएगा। अंडर डैम्प मतलब इसका रिस्पॉन्स किस टाइप का आएगा वो देख लेते हैं। तो जो सी ऑफ एस इक्वल टू हमारा आ रहा था उसमें क्या होगा, जीटा की वैल्यू पुट कर देंगे हम। सी ऑफ एस इक्वल टू क्या था, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब जीटा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में एस की जगह, तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, ये आ गया सी ऑफ टी इक्वल टू, ये सॉल्यूशन आ गया। इसको जब सॉल्यूशन आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस टाइप का आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा ये। यानी कि ये वाली ई की पावर नेगेटिव टर्म आ गई, तो वो क्या दिखाता है, हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो वो क्या हो गया, इसका ट्रांजिएंट टर्म हो गया। ई की पावर कोई भी एक टर्म आ गई तो वो क्या ट्रांजिएंट टर्म दिखाती है, और ई की पावर के अदर देन जो टर्म रहेगी वो स्टडी स्टेट दिखाएगी। तो इसमें एक ही टर्म है क्योंकि सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही, तो ये वाली टर्म स्टडी स्टेट में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, क्योंकि ई की पावर माइनस वाली फंक्शन है, यानी कि माइनस वाला डिकेइंग है, तो ये किस साइड 0 जा रहा है। ये हम लोग जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, अगर ई की पावर नेगेटिव वाला कोई यानी कि डिकेइंग फंक्शन उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, डिकेइंग फंक्शन क्या होता है, ई टू द पावर माइनस 80, ई टू द पावर माइनस 80 क्या है, डिकेइंग फंक्शन है। डिकेइंग फंक्शन क्या होता है, ट्रांजिएंट होता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है, और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्टडी स्टेट में जाके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली इसको बोल दोगे कि ये क्या हो जाएगा, अंडर डैम्पिंग होगी। क्यों होगी अंडर डैम्पिंग, क्योंकि स्टडी स्टेट में जाके इसकी वैल्यू 0 होनी है, पूरे रिस्पॉन्स की सी ऑफ टी की वैल्यू टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 होगी। और ये क्या आ रहा है, 0 हो रही है सी ऑफ टी की वैल्यू, जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी की साइड जा रहा है, तो सी ऑफ टी की वैल्यू 0 की साइड जा रही है। ये देखो अब क्यों आ रहा है ऐसा रिस्पॉन्स, क्यों, क्योंकि इनपुट ये क्या है, साइन वाली टर्म है, एंड मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, ई की पावर माइनस टी से, तो ये डिकेइंग इस टाइप से हो रहा है। तो ये क्या बन गया, अंडर डैम्पिंग हो गई। अगर अब जीटा की वैल्यू, ये दो केस पढ़ लिए, पहले क्या था, जीटा की वैल्यू 0, सेकंड केस में जीटा की वैल्यू लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या है, अगर जीटा की वैल्यू डायरेक्टली इक्वल टू 1 हो गई तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें जीटा इधर था तो जीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये बन गई इक्वेशन। ये क्या हो गया, एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर हो गया, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस। तो ये इसमें क्या हो गया, ओमेगा एन स्क्वायर ऊपर
नीचे से ये बन गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो रूल आ जाएंगे, दो रूट आएंगे, दोनों सेम लोकेशन पे आएंगे, दोनों कहाँ आएंगे, रियल एक्सिस पे आएंगे। क्या होगा, एस इक्वल टू माइनस ओमेगा एन, दोनों सेम जगह, तो जी टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है, जो उसके रूट्स हैं, तो टाउ इक्वल टू 1/ओमेगा एन आ जाएगा, ये जो आ जाएगा टाइम कांस्टेंट टाउ। तो इससे क्या टाइम कांस्टेंट कैसे पता चला, टाइम कांस्टेंट हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, एस टाउ प्लस 1, ये टाउ क्या था, टाइम कांस्टेंट था ना उसका। अभी सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होगा, वो जस्ट आपको एक लिख दिया है कि टाउ इक्वल टू 1/ओमेगा एन। इसको कैसे कंपेयर करेंगे, ओमेगा एन इसमें से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 1/s वाई ओमेगा एन प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको कंपेयर कर दोगे जब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा एन, इससे ही ओमेगा एन आया है। तो जब जीटा इक्वल टू 1 हो गया तो दोनों रूट उसके रियल एक्सिस पे आ गए, रियल एक्सिस पे आ गए तो क्या हो गया, सिस्टम स्टेबल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड है तो स्टेबल हो गया, और उसके दोनों रूट एक ही लोकेशन पे आ जाएंगे, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/ओमेगा एन हो गया। ये हमने देख लिया। अब ये देखो, जब जीटा की वैल्यू जीरो थी तब क्या आ रहा था इक्वेशन, सी ऑफ एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही आ रहा था। तो इसके केस में जो इसके रूट्स आ रहे थे वो क्या होंगे, एस इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस होंगे। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, जो रियल एक्सिस पे इस साइड जहाँ कट करेगा, तो इसमें टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब सेकंड केस में जब जीटा की वैल्यू लेस देन 1 थी एंड ग्रेटर देन 0 थी, उसके केस में क्या आ रहा था, उसके जो पोल्स की लोकेशन आ रही थी वो यहाँ पर आ रही थी, एंड क्या हो रहे थे, ये इसकी वैल्यू क्या थी, जीटा ओमेगा एन, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 1/जीटा ओमेगा एन आ रही थी जब ये। और जब जीटा की वैल्यू 1 हो रही यानी क्रिटिकल डैम्पिंग, तब क्या आ रहा था, दोनों रूट एक ही जगह आ रहे थे, एस इक्वल टू माइनस ओमेगा एन पर, तो ये क्या हो गया था, टाइम कांस्टेंट 1/ओमेगा एन। अब ये जीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये वाली वैल्यू क्या, टाउ की वैल्यू जो जीटा की इसके लिए आ रही है वो इस वाली टाउ से बड़ी होगी, यानी कि 1/समथिंग 0.2 करेगा तो क्या ये 5 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो टाउ का वैल्यू आ रहा है, इस केस में जब जीटा इक्वल टू 0 तो टाउ इक्वल टू इन्फिनिटी, ये ग्रेटर देन रहेगा, जीटा इक्वल टू 0 मतलब टाउ की क्या होगा, ये अनडैम्प्ड होगा, ये ग्रेटर देन होगा किससे, सबसे ज़्यादा तो यही हो रहा है क्योंकि इन्फिनिटी हो रहा है। टाउ की जब जीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है, अंडर डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड के लिए आ गई। अब किसके लिए निकालना है हमको, क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए, तो ये अंडर डैम्प हो गया, और क्रिटिकल डैम्पिंग की वैल्यू ये अंडर डैम्प है उससे कम होगी, तो ये क्रिटिकल के लिए हो गया। अब एक और कौन सा रह गया है इसमें, अनडैम्प्ड रह गया है, और अनडैम्प्ड के लिए तो निकाल लिया है, ओवर डैम्पिंग रह गया है। ओवर डैम्पिंग के लिए और देख लेते हैं कि टाउ की वैल्यू क्या होगी। ओवर डैम्पिंग मतलब जीटा की वैल्यू, जीटा ग्रेटर देन 1 हो गया, जीटा ग्रेटर देन 1 हो गया तो जो एस इक्वल टू था माइनस ऑफ जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस रूट ऑफ ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रियल वैल्यू, एंड ये वाली वैल्यू भी क्या, रियल वैल्यू, दोनों नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे। तो इस केस में जो इसके पोल्स होंगे वो कहाँ आएंगे, रियल आएंगे, इधर साइड आएंगे। तो ये जो वैल्यू रहेगी टाउ की, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये कब आ जाएगा, जब जीटा ग्रेटर देन 1, जीटा ग्रेटर देन 1 मतलब ओवर डैम्पिंग, ओवर डैम्प। तो ये टाइम कांस्टेंट का जो रेस ये सीक्वेंस होगा वो इस टाइप से होगा। सबसे ज़्यादा टाइम कांस्टेंट किसमें, अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड मतलब जीटा इक्वल टू 0, ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड मतलब जीटा ग्रेटर देन 1, अंडर डैम्प्ड मतलब जीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा बट 1 से छोटी, क्रिटिकल डैम्पिंग मतलब जीटा इक्वल टू 1। तो ये चारों केस में टाइम कांस्टेंट क्या होगा, इन्फिनिटी, 1/जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस 1, इसके केस में 1/जीटा ओमेगा एन एंड ये 1/ओमेगा एन। टाइम कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना रिस्पॉन्स क्या होगा, स्लो होगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये टाइम कांस्टेंट कितना हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, इसमें टाइम कांस्टेंट कितना हो रहा है, ये आ रहा है टाइम कांस्टेंट, इसमें कितना आ रहा है 1/जीटा ओमेगा एन, इसमें 1/जीटा ओमेगा एन। तो लोएस्ट टाइम कांस्टेंट किस में आ रहा है, क्रिटिकल डैम्पिंग में आ रहा है,
लोएस्ट टाइम कांस्टेंट मतलब क्या है? टाइम कांस्टेंट है कि उसको स्टडी स्टेट पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है सिस्टम को, वो टाइम कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसको टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा स्टडी स्टेट रीच करने में, और जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा वो क्या होगा, बहुत जल्दी स्टडी स्टेट वैल्यू रीच कर जाएगा। तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट हमको किस लिए निकालना है कि उसकी स्टडी स्टेट की वैल्यू पता चल जाए कि कब वो स्टडी स्टेट में पहुंच जाएगा, उससे टाइम कांस्टेंट पता चल जाएगा। अभी हमने क्या देख लिया, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स देख लिया, अब हम यूनिट इंपल्स देख लिया, अब हम क्या देख लेते हैं, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो क्या सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या है, ये है सेकंड ऑर्डर सिस्टम। इसमें इनपुट क्या है, अब हमारा क्या है, यूनिट स्टेप है। यूनिट स्टेप का लाप्लास क्या हो गया, 1/s हो गया। तो आउटपुट जो होगा क्या, 1/s से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो उसका स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। अब इसमें भी जीटा के केसेस बनेंगे, जब जीटा इक्वल टू 0, 0 मतलब नो डैम्पिंग, कोई डैम्पिंग नहीं है, यानी कि अनडैम्प्ड है सिग्नल, अनडैम्प्ड है, तो उस केस में क्या रिस्पॉन्स आएगा, ये आ जाएगा सी ऑफ एस का वैल्यू, क्योंकि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो इसका क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा सी ऑफ टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। यानी कि जो पहले हम नॉर्मल इम्पल्स रिस्पॉन्स में निकाल रहे थे वो ओरिजिन से चल रहा था, इसमें क्या होगा, कॉस वाली वेव ये 1 पे एसोसिएट हो जाएगी, यानी कि क्या होगा, इसका क्या आ जाएगा, ये 0 है, ये 1 है, एंड तो ये 1 हो गया, और इससे ये कॉस वेव चालू रहेगी, इस टाइप से चलेगी। यही है ना इसका मतलब। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये इससे ड्रॉ करेंगे। तो अभी ये किसके केस में हो गया, जब जीटा इक्वल टू 0 था, जब जीटा इक्वल टू क्या होगा 1, यानी क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए देख लेते हैं। तो क्रिटिकल डैम्पिंग में जो ओमेगा 2 जीटा ओमेगा एन है, ये कितना 2 ओमेगा एन ही बचेगा, तो ये क्या बन गया, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यानी कि एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर बन गया। तो ये आ गया, इससे ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे कंपेयर करके, तो ये आ जाएगी। तो इस टाइप का रिस्पॉन्स हो जाएगा आउटपुट का। तो क्या होगा आउटपुट, ये आ गया आउटपुट। ये क्या है, 1/s का क्या हो गया, इनवर्स लाप्लास 1, एंड इसका e टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी, एंड ये इस टाइप का आ गया। अब क्या होगा, ये दोनों टर्म क्या है, e की पावर वाली टर्म है, e की पावर डिकेइंग मतलब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्टडी स्टेट में जाके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये वाला, ये क्या है स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, मतलब जो स्टडी स्टेट पे वैल्यू क्या होगी सी ऑफ टी की 1 होगी। तो इससे क्या आ रहा है, ये 1 है, ये सी ऑफ टी है, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर सी ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, 1 है, और बाकी अदर टर्म क्या हो रही हैं स्टडी स्टेट पे, ये वाली टर्म 0 हो रही है। तो ये किससे, इससे क्या पता चल गया, जो ई की पावर डिकेइंग फंक्शन है वो क्या हो गए, ट्रांजिएंट हो गए। ट्रांजिएंट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कल, क्या होता है, कैसे वो डिके करता है, और किस हिसाब से वो जाके स्टडी स्टेट पे 0 हो जाता है। तो अभी सी की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई स्टडी स्टेट पे। अब ये किसके लिए, दो केस हो गए हमारा, जीटा इक्वल टू 0 के लिए देख लिया, जीटा इक्वल टू 1 के लिए देख लिया। अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सिस्टम क्या होगा, ओवर डैम्पिंग होगा। ओवर डैम्पिंग होगा तो उसका क्या, जो रूट्स हैं उसके इक्वेशन के वो पुट कर देंगे। तो रूट्स यही है, यही रूट्स आ रहे थे, ये पुट कर देंगे, इसके बाद सिंपलीफाई कर लेंगे तो इस टाइप का कुछ रिस्पॉन्स आएगा। यानी कि जो क्या होगा इसमें, टी ओवर डैम्पिंग में क्या हो रहा था, टाइम कांस्टेंट बढ़ रहा था। टाइम कांस्टेंट बढ़ रहा है मतलब उसको स्टडी स्टेट जाने में टाइम लग रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका रिस्पॉन्स इस टाइप का आ गया। अगर इसी में जीटा की वैल्यू क्या हमने जो देखी, जब 1 थी तो ये किस टाइप से आ रहा था, इस टाइप से आ रहा था। जब जीटा की वैल्यू और कम होगी तो ये जितने जल्दी जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा उतने जल्दी सिस्टम स्टडी स्टेट पे पहुंच जाएगा। ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो अभी क्या हो गया, जब जीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम कांस्टेंट भी बढ़ते जाएगा, ये आप लोग समझ गए। लेकिन जब जीटा की वैल्यू 0 रहेगी तो टाइम कांस्टेंट इन्फिनिटी रहेगा, और जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी तो टाइम कांस्टेंट क्या रहेगा, 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन, टाउ इक्वल टू 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जब जीटा की वैल्यू 1 रहेगी तो टाइम कांस्टेंट 1 अपॉन ओमेगा एन रहेगा। तो जैसे जैसे ये जीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है 0 से 1 इन्फिनिटी की साइड, वैसे वैसे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। टाइम कांस्टेंट बढ़ रहा है मतलब स्टडी स्टेट पहुंचने में उसको और टाइम लगेगा। जैसे जीटा की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये इस टाइप का आ जाएगा, और कम हो जाएगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा उसको। तो अभी हम लोग अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके जो फैक्टर हैं, मैक्सिमम पीक टाइम, डिले टाइम, वो सब कैसे निकालेंगे, और इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, कैसे उनको कैलकुलेट करना है, पीक टाइम को, मैक्सिमम टाइम को, डिले टाइम को,
मैक्सिमम ओवरशूट कैसे कैलकुलेट करना है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। वो जो फॉर्मूलेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं से न्यूमेरिकल आते हैं और उनके न्यूमेरिकल हम भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।